के भी एग्जाम्स आने वाले हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स जब तक हमारे पास है तो हम डेफिनेटली एक दिन में, 2 दिन में या फिर एक महीने के अंदर पूरी बुक की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, वो भी ये नोट्स पढ़ के। अब इस नोट्स में क्या क्या होने वाला है, कितने मार्क्स दिलवाएगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी है, सोल से है, ड्यू से है, एनसी वैब से है, इग्नू से है, कहीं से भी हो, सबसे पहली चीज क्या फायदा है इसका, इजी लैंग्वेज रहेगी और फ्लो चार्ट्स रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू की लाइनें नहीं लिखी हुई, जो काम का है बस वही रट्टा लगा के जाना है, पढ़ के जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, 100% पासिंग नोट्स हैं, बस आपने ये पढ़ लिया तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा 10 ईयर या कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस इतना पढ़ना है और 100% पास हो जाओगे, और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तो सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज में आपको ये पूरी की पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी, जिसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग का जो यूनिट नंबर 1 है, जिसका लेसन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, और जो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं बेसिकली जिनकी बुक ये वाली है, वो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया जा रहा है। बाकी सारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस जो है सिमिलर रहेगा, एक दो चैप्टर ऊपर नीचे होंगे तो वो अलग से करवा दिए जाएंगे, बट जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये करवाया जा रहा है। बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर हम सारे के सारे बेसिक्स जानेंगे, और यूनिट नंबर 1 जो है बेसिकली हम शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि बुक्स में जब हम पढ़ते हैं तो काफी डिटेल में दे रखा है, बट हमें इसको शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत ही इजीएस्ट वे में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी एक इंटरप्रेन्योरशिप के डिफाइन से, ठीक है। इंटरप्रेन्योर कौन होता है बेसिकली। मैंने 2 डिफाइंस लिखी हैं, जो आपको इजी लगे आप वो वाली याद कर सकते हैं, बट अगर आपको मतलब समझ आ गया तो आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या आता है इंटरप्रेन्योर। एंड इंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु सेट अप ऑफ अ बिजनेस डीलिंग विद फाइनेंशियल रिस्क टू गेन प्रॉफिट। कि एक इंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने बिजनेस डीलिंग को, यानी बिजनेस को सेट करता है, फाइनेंशियल रिस्क के साथ डील करता है कहीं ना कहीं, और बदले में क्या कमा लेता है, प्रॉफिट्स कमा लेता है। ये हमारा इंटरप्रेन्योर होता है। तो बेसिकली इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो अपने बिजनेस को सेट कर रहा है। किस लिए सेट कर रहा है? ताकि वो अपना प्रॉफिट कमा सके। लेकिन प्रॉफिट कमाने से पहले उसको क्या करना होता है, एक फाइनेंशियल रिस्क लेना होता है। मतलब उसने पहले पूंजी लगाई, पहले कैपिटल लगाई, तभी तो जा करके वो कहीं ना कहीं एक इंटरप्रेन्योर बनेगा। बहुत इजी वाली जो डिफाइन थी वो मैंने सबसे पहले लिखी है, वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, दूसरी डिफाइन बता रही हूँ, आप डिफाइन कोई भी लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु कंबाइन वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस द रॉ मटेरियल, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, क्रिएट यूटिलिटी इन द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। देखो इसको बहुत छोटा करके समझाती हूँ मैं आपको कि ये क्या समझाना चाहता है। बेसिकली ये समझाना चाहता है कि इंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे काम करता है, एफओपी पे काम करता है। एफओपी पे कैसे करेगा भाई, कहीं ना कहीं उसको चीजें चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर, कैपिटल, फिर जाके एट द एंड उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो वही चीज इन्होंने बस एक्सप्लेन करके समझाई है कि हमने कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में बदला, और उस प्रोडक्ट को बेच दिया, और बदले में उससे प्रॉफिट कमा लिया। ये डिफाइन ये कहना चाहती है, ठीक है। बात वही ये भी थी और ये भी थी, दोनों में बस थोड़े लाइंस का फर्क था। ये थोड़ी छोटी है, ये बड़ी है, और थोड़े बहुत डिफरेंस है। बाकी इंटरप्रेन्योर एक ऐसा ही पर्सन है जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को सेट करता है, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह लेता है, बहुत सारे रिस्क वगैरह लेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएगा ना, ठीक है। तो अच्छे से समझ आ गया आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके फीचर्स पे, कि इंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या क्या होते हैं। फीचर को हम कई नाम से जानते हैं, नेचर भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। आपको ये वर्ड्स अच्छे से पता होने चाहिए, और मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी कि इसके अदर नेम कौन कौन से हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को, उससे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। शॉर्ट वीडियो के जो कोड्स हैं वो मैं करवाती रहती हूँ शॉर्ट में, तो वो स्किप ना हो जाए। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। फीचर ऑफ इंटरप्रेन्योर में हमारे को, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं। देखो बुक्स में बहुत सारे लिखे हैं, बट मैं आपको शॉर्ट समरी कर रही हूँ ताकि आप एग्जाम से पहले ये वीडियो देखिए, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और भी पॉइंट्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये मैं समरी की फॉर्म में करा रही हूँ, बट अगर डिटेल में करवाना चाहते हो, आप मेरे को चाहते हो कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, तो आप उसका भी कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली फीचर ऑफ इंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि जो इंटरप्रेन्योर होता है उसके फीचर्स हैं कौन कौन से। तो नंबर 1,
पहले वाले की बात करूं तो सबसे पहला वाला बात करता है हमारा हार्ड वर्क पे। आप ये सोचो, कोई भी मालिक जब तक हार्ड वर्क नहीं करेगा तब तक बात बन जाएगी? नहीं बनेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप बिजनेस की हिस्ट्री को अगर इंडिया के अंदर देखें तो उसमें बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा, बिरला, अंबानी, मोदी। ठीक है, ये सारे क्या है, बेसिकली एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द कंट्री हु स्टार्टेड द बिजनेस एंटरप्राइज विद स्मॉल साइजेस एंड मेड गुड फॉर्च्यून्स। यानी कि उन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया और आज वो कहां पर हैं आप देखते ही हो, सुनते होगे। स्टारबक्स का देख लो, कोई और भी एग्जांपल्स देख लो, हर प्रोडक्ट में टाटा का नाम होता है, मोस्टली प्रोडक्ट्स में। तो कहीं ना कहीं वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है जिनका नाम आज हम बुक्स में पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्टार्टअप किया होगा, रिस्क लिया होगा, तभी तो वो आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ठीक है, सो फीचर्स क्या है एंटरप्रेन्योर्स के? नंबर वन इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज मस्ट। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अभी मैं इसको समझा रही हूँ, मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वर्क हार्ड। ठीक है, बिगिनिंग में जब उनकी शुरुआत होती है तब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और उसका जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट है, वो आगे आने वाली लाइफ में दिखाई देता है। जैसे कि आप टाटा, बिरला, अंबानी, इनके सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नंबर टू इज डिजायर फॉर हायर अचीवमेंट। अगर आपको कुछ हाई अचीव करना है तो आपके गोल्स पहले से सेट होने चाहिए। यानी कि एंटरप्रेन्योर को कहीं ना कहीं हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव हाई गोल्स इन द बिजनेस। ठीक है, जब ये बात बनेगी, यानी कि हमारे को चीजें के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम जाकर के एक सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। तो हमारी अचीवमेंट्स जो है वो तभी हासिल होती हैं जब हम कुछ अपने मन में कुछ इच्छा रखेंगे, डिजायर्स होंगे हमारे। ऐसा नहीं है कि आज हम कुछ सोच ही नहीं रहे और मन में बस यही सोच रहे हैं कि यार हम तो करोड़पति बन जाए रातों रात। तो पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली नहीं। तभी पहला वर्ड हार्डवर्क हुआ है कि पहले हार्डवर्क होगा, कहीं ना कहीं डिजायर्स होंगे, तभी तो आप बात करोगे ना कि आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इंडिपेंडेंस क्या होता है बेसिकली? इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर्स को किसी से ज्यादा दबदबा के नहीं रहना पड़ता। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज दैट दे डू नॉट लाइक टू गाइडेड बाय अदर्स एंड फॉलो देयर रूटीन्स, राइट? मतलब कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। दे लाइक टू बी इंडिपेंडेंट इन द मैटर ऑफ द बिजनेस। वो अपने बिजनेस के अंदर, उनको कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज की। वो अगर उनको 10 रुपए लगाने हैं तो 10 रुपए ही लगाएंगे। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता दी, 10 रुपए तो कहाँ ही लगाए जाते हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि जितना भी पूंजी लगानी है, जो भी डिसीजन लेने हैं, इंटरप्रेन्योर के रहेंगे, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं है। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव। इनोवेटिव में क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बड़ा देखना पड़ता है, उसके टेस्ट, उसके प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे बड़ी बात होती है, उनके ऊपर इनोवेशंस करनी पड़ती हैं। जब तक आप चीजों को इनोवेटिव नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, सेंटर्स है, वो क्या एस्टेब्लिश करते हैं? टाटा, बिरला हो गया एग्जाम्पल ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटी की कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं, टेकन बाय द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन आवर कंट्रीज। कि हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इनोवेटिव चीजें होंगी तभी वो कस्टमर के प्रेफरेंसेस को जान के ही आगे बढ़ा जाता है। टाइम टू टाइम चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप देख लो कि पहले कहाँ, टीवी का एग्जांपल मैं लेती हूँ, कहाँ पहले डब्बा टीवी आया करता था। आजकल आप देख ही सकते हो किस तरीके से टीवीज वगैरह आ रहे हैं, स्मार्टफोन हो गया। लास्ट वन इज गुड ऑर्गेनाइजर। गुड ऑर्गेनाइजर हमें क्या समझाने की कोशिश करता है? बेसिकली क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं दैट ब्रिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अप द एंटरप्राइज देन टू प्रोड्यूस गुड। कि जब तक एक एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तभी वो चीजों को तो प्रोड्यूस कर पाएगा। जब उसके पास सामान ही नहीं होगा तो वो कहाँ चीजों को बना पाएगा? ठीक है, तो डिफरेंट रिसोर्सेज बड़ा जो है कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होता है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, राइट? अब बात करते हैं फंक्शंस बोल लो, नीड बोल लो, जरूरत बोल लो एंटरप्रेन्योर्स के। ठीक है, फंक्शन नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो नंबर वन इज आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि हमें चीजों को पहचानना है। क्या पहचानना है हमें? एंटरप्रेन्योर्स अपॉर्चुनिटीज को, राइट? देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस। हमारे यहाँ पर अगर हम देखें, हमारे वर्ल्ड के बिजनेस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल जाती है। देख सकते हो, जैसे इंसान की जरूरत क्या है? खाना, फैशन करना, एजुकेशन, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं चेंज हो रही हैं। क्या हो रही है? कहीं ना कहीं ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो इन्हीं चेंज की वजह से हमें चीजों को पहचानना है कि कौन सी चीज फास्टली चेंज हो रही है। फैशन देख लो, आज कोई ड्रेस लेते हैं तुरंत चेंज हो जाता है उसका फैशन। तो ये जो चीजें हैं, जब हम इस पे काम करते हैं, चाहे हमारा बिजनेस है क्लोथिंग का,
तो हमें बड़ा अपडेट रहना पड़ता है कि हाँ भाई ये चीज फैशन में है, ये चीज नहीं है। जैसे हैंडलूम की आइटम्स का एग्जांपल लेती हूँ मैं, उसमें क्या होता है, इतना चेंजेस नहीं आता जितना कि गर्ल्स की वैरायटी में चेंज आ जाता है। लाइक आप देखते होंगे कि ड्रेस ले लो, या बॉयज की शर्ट्स हो गई, या वट एवर, कोई सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। सो कहीं ना कहीं हमारे को रिक्वायर्ड होती है, हमारे को इमेजिनेशन करनी पड़ती है, इनोवेशन करना पड़ता है, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है चीजों को पहचानने के बाद। नंबर 2 इज टर्निंग आइडियाज इनटू एक्शन। नाम से ही क्लियर है कि हमें अपने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे? रियलिटी में बदलेंगे तभी तो बात बनेगी ना। हमने चीजों को सोच लिया माइंड में, ये प्रोडक्ट ऐसे बनेगा, लेकिन बनाया ही नहीं तो क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं। नंबर 3 इज फेसिबिलिटी स्टडी। फेसिबिलिटी स्टडी हमें ये समझाती है कि हमें प्रॉब्लम को एंटीसिपेट करना है, क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट, इनपुट, सारी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है, हमें सारी चीजों का पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना है एक्टिविटी का, कि बिजनेस प्लान क्या रहेंगे हमारे, ठीक है। ये स्टडी करनी होती है, कि ये नहीं है कि हमने माइंड में सोच लिया क्वालिटी तो बेकार देनी है और सामान बेचना है बस, तो हम कितने दिन तक मार्केट चलाएंगे, या कितने टाइम तक वो एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। थोड़े दिन के लिए नाम हो जाएगा, उसके बाद वो डूब जाएगा। रिसोर्सिंग में क्या होता है? रिसोर्सिंग में बेसिकली हमारे नाम से क्लियर है, रिसोर्स आते हैं। कौन कौन से? मनी, मशीन, मटेरियल, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं एक एंटरप्रेन्योर को अपने काम करने के लिए। नंबर 5 हो गया ये हमारा सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज, कि हमें अपने एंटरप्राइज को सेट करना है। वो कैसे होगा? सुटेबल लोकेशन होनी चाहिए, डिजाइन, मशीनरी कैसे इंस्टॉल होगी, और बहुत सारी चीजें होती है। तो नाम से क्लियर है, एंटरप्राइज को सेट करने के लिए मशीनरी वगैरह चाहिए, और हमें लोकेशन सारी ये देखना होता है। और लोकेशन तो आपको पता ही है, वो तो डिपेंड करता है हम किस तरीके का काम कर रहे हैं। मैनेजिंग द इंटरप्राइज, ये भी मस्ट है। भाई हमने अपनी इंटरप्राइज को सेट तो कर लिया, लेकिन मैनेज करना नहीं आ रहा हमको, तो भी हम क्या प्रॉफिट कमा लेंगे? डेफिनेटली नहीं कमा पाएंगे। जैसे मैन को, मटेरियल को, फाइनेंस को, गुड सर्विसेज को, हर चीज को मेंटेन करना जरूरी है आजकल, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज द लास्ट पॉइंट, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हम हमारे को प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी मिलेगी जब हम इन सब चीजों पे काम कर लेंगे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक्सप्लोर करता है हाई गोल्स को लेकर। प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट तभी उसको दिखाई देती है जब वो काम करता है। और जब कोई इंटरप्रेन्योर सेटिस्फाई नहीं होता अपने गोल से, तो वो कंटिन्यूसली इस पे लगा रहता है ताकि उसको अचीवमेंट आगे जाके मिल पाए। नेक्स्ट पे आते हैं क्वालिटीज पे, कि एक इंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या मैं समझाना चाहती हूँ। तो कॉन्फिडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्फिडेंस कैसे? एक कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है ना, वो अलग से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कम्युनिकेशन, जब वो किसी से बात करता है तो उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। जैसे हम किसी से बात करें, हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि यार इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बट इंटरपर्सनल के अंदर कॉन्फिडेंस होना इज मस्ट। कॉन्फिडेंट रिलेशनशिप, कॉन्फिडेंट वर्क स्टाइल, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, उसका अपेयरेंस, ये सारी चीजें हमें बताती हैं, ठीक है। अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। नंबर 2 इज रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ये तो होनी ही चाहिए। जब तक वो रिस्क लेने को तैयार नहीं होगा इंटरप्रेन्योर, वो कैसे मालिक बनेगा? कैसे वो एक, उसके अंदर ये खूबी आएगी कि वो एक इंटरप्रेन्योर है? पता ही तब चलेगा जब वो रिस्क को बियर करेगा। नंबर 3 इज टीम बिल्डिंग कैपेसिटी। टीम बिल्डिंग किस लिए? एक अकेला इंसान कुछ कर सकता है? आप टाटा को देख लो, बिरला को देख लो, अंबानी को देख लो, कितनी सारे एंटरप्रेन्योर्स की जो सक्सेसफुल कहानी है वो क्या है? क्या वो अकेले काम कर रहे हैं, या उनके नीचे कितनी सारी टीम काम कर रही है? तो टीम बिल्डिंग कैपेसिटी इज मस्ट। ये नहीं होगी तो एक अकेला कैसे इंसान सारी चीजें कर पाएगा ना। तो उसको टीम बिल्डिंग बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आप इसमें मटेरियल, मशीनरी, वर्क, हर चीज में चीजें चाहिए, टीम चाहिए। टाइम प्लानिंग इज मस्ट। टाइम प्लानिंग को में क्या होता है बेसिकली कि एंटरप्रेन्योर इज अ टाइम कॉन्सिक्वेंस पर्सन। उसको टाइम की कीमत पता होगी ना तो वो चीजें कर पाएगा। जो टाइम को वेस्ट करता रहेगा, क्या वो इंटरप्रेन्योर बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो हर एक चीज को पहले से ही प्लान करके चले, हर एक चीज को पहले से शेड्यूल करके चले। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। आप सोचो कितनी सारी डील्स करनी होती है कि इंटरप्रेन्योर को, उसको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, कितना वो अटेंटिव है चीजों को लेके, दूसरों से कैसे बात करता है, उसकी वॉइस, उसकी टोन, उसकी स्पीड, स्पीच की लैंग्वेज ही बता देती है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये उसमें होनी चाहिए, खूबियां होती हैं, होनी चाहिए। एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इंटरप्रेन्योरशिप की, यानी कि अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। मैंने अच्छाइयां यहाँ 3 लिखी हैं, 3 यहाँ बुराई लिखी है, ठीक है। तो ये हमारी, सॉरी, ये हमारी एडवांटेजेस है, ठीक है।
और डिसएडवांटेजेस ये रहे। तो अगर मैं पहले नंबर की बात करूं, पहले एडवांटेज की बात करूं, वन इज फ्रीडम। फ्रीडम को हम ऑटोनॉमी भी एक वर्ड से जानते हैं, ठीक है। तो ये खूबी है एंटरप्रेन्योर की, उसको आजादी है, वो कहीं भी काम कर सकता है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज देयर इज नो बॉसेस फॉर रिपोर्टिंग एंड नो मैनेजर हु रिव्यू द वर्क। कोई उसका बॉस नहीं है, कोई उसका मैनेजर नहीं है, वो खुद का ही मालिक है। Number two is flexibility. Flexibility is another important benefit to an entrepreneur by which she can work they want, when, where and how they want। क्या वो चाहता है, क्या वो काम करना चाहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी की कोई पाबंदी नहीं है कि आपको इस बाउंड्री लाइन में काम करना है। दे कैन इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। और धीरे धीरे के इंटरप्रेन्योर जैसे जैसे रिस्क लेता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, स्टेजेस बढ़ता जाएगी उसकी। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, इंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्टिविटी करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छे एक्साइटिंग पार्ट्स की तरफ बढ़ता है। वो कैसे, कंट्रोल में मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक और देती हूं मैं। जैसे इंटरप्रेन्योर हैज हैविंग इन्फ्लुएंस ओवर द एक्टिविटी एंड डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। उसको डायरेक्शंस पता होती हैं, कहाँ जाना है, किस तरीके से वो करना है। बुराई क्या है, ह्यूज कंपटीशन है, ये तो आपको पता ही है। ऐसा तो है नहीं आज के टाइम पे जो एक बिजनेस कर रहा है उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ना था ना होगा, ऐसा तो नहीं है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो हमें उस चीज से घबराना नहीं है। हम ये सोचें कि यार आज हम जो है सीए बनना चाहते हैं, मैं सीए का एग्जांपल लेती हूँ, बहुत सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, वो ये सोचते रहेंगे कि नहीं भाई मैं तो सीए करूंगी या करूंगा, मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ऐसा नहीं है, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी और होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरप्रेन्योर में ह्यूज कंपटीशन होता है, जो कि कहीं ना कहीं हर स्किल में होता है, यानी कि हर फील्ड में होता है। नॉलेज, स्किल, रिसोर्सेज भी डिपेंड करती हैं अपने ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, आउटफ्लो इनफ्लो चलता रहेगा पैसों का। अनसर्टेन इनकम होती है, ये भी हमें पता है, कुछ फिक्स नहीं होता। जब एक मालिक बन जाता है तो कभी ये नहीं सोचता कि हर दिन मुझे 1 लाख का बेनिफिट होगा ही होगा, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। थ्योरी है कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की जो कि हमें पढ़नी है, 1 2 3 4 5 6 है। शॉर्ट में बताऊंगी, बुक्स में काफी लंबी लंबी लिखी हुई है, बट मैं शॉर्ट में समझाना चाहती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको मुश्किल ना लगे चीजें। नंबर 1 इज इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर क्या बताया जाता है। इन्वेंशन और इनोवेशन अगर आपने समझ लिया तो पूरा समझ आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शंस है। इन्वेंशन का मतलब है नई नई आइडियाज लाना, टेक्नोलॉजी का यूज करना, नए नए प्रोडक्ट को क्रिएट करना, तो वो हमारा इन्वेंशन होता है। जबकि इनोवेशन क्या होता है कि आपने इन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर दिया प्रैक्टिकली, तो वो इनोवेशन है, ठीक है ना। तो इनोवेशन अच्छे से समझ आ गया आपको उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील होती है, ये सारी चीजें होती है। नंबर 2 इज थ्योरी ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट, ठीक है। नाम से क्या समझ आ रहा है आपको यहाँ पर कि थ्योरी की बात करी जा रही है यहाँ पर ऑफ नीड फॉर अचीवमेंट, है ना। आपने इसके अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी पहले, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। मोटिवेशनल कुछ फोर्सेस होते हैं, गोल ओरिएंटेशन होता है, रिस्क होता है, मैं यहाँ लिखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। आपका गोल ओरिएंटेशन हो गया, रिस्क टेकिंग है, ये सारे पॉइंट्स रहते हैं इसके अंदर थ्योरी ऑफ नीड ऑफ अचीवमेंट, कि आप जो अचीवमेंट कर रहे हैं, अचीवमेंट करेंगे, उसकी क्या जरूरत पड़ी। तो मोटिवेशनल फोर्स है, सबसे पहला मोटिवेट होने बहुत जरूरी है हम लोग, क्योंकि एक पावरफुल मोटिवेटर ही आगे जाके गोल्स को चैलेंज कर पाता है। गोल ओरिएंटेशन, जब तक हमारा गोल नहीं है, हम क्या अचीव करेंगे, हमें पता ही नहीं है हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए या कौन सा प्रोडक्शन करना है, पता ही नहीं होगा तो कैसे चलेगा। रिस्क टेकिंग तो होता ही है, ठीक है। फीडबैक है, फीडबैक भी साथ साथ लेने होते हैं। जब हम काम करते हैं तो 10 लोगों से पूछते हैं भाई तुम्हें क्या चीज ठीक लग रही है, क्या गलत लग रही है। अगर हम खुद को ही मालिक समझ के हमेशा के लिए बैठ जाएंगे कि जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो चीज हम कर रहे हैं वो गलत नहीं हो सकती, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गलती सबसे हो सकती है। सो ये सारे पॉइंट्स है। एंड उसके बाद आता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी है, जिसके अंदर हम रिस्क बियरर की बात करते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कहीं ना रिस्क बियरर होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर समझें इसके अंदर तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी होती है कि अनसर्टिनिटी रिस्क को पहले से ही अज्यूम करके चलना पड़ता है। जैसे कि कुछ फेलियर्स को हम लेके चल सकते हैं, कुछ लॉसेस को पहले से लेके चलते हैं, तो ये सारी चीजें इकोनॉमिकली आती हैं जो हमें कहीं ना कहीं सोच के चलनी होती हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसमें कुछ पॉइंट्स कंसीडर होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने अभी समझाया, प्रॉफिट सोच के लॉस भी सोचना होता है कि कभी लॉस हो गया तो क्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे कुछ अलर्टनेस रहनी पड़ती है, टाइम एंड अनसर्टिनिटी हो जाती है, क्योंकि टाइम जो है टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो बात नहीं बनेगी। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, साइकोलॉजिकल के अंदर जैसे कि मान लो मोटिवेशनल फैक्टर आ जाते हैं, इमोशनल एक्सपेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने इमोशंस को देखना है, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ इमोशंस सच एज फियर, हमें डर लग रहा है यार लॉस तो नहीं हो जाएगा, या फिर यार ये जैसे कोविड था, कोविड की सिचुएशन थी तो उसमें काफी सारे इंटरप्रेन्योर थोड़े घबरा गए कि यार ऐसे है तो ऐसे कैसे होगा ये सब, ठीक है। तो आइडेंटिटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो सब आता है इसके अंदर। उसके बाद सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल के अंदर क्या पॉइंट कंसीडर होने वाला है वो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ पॉइंट्स के साथ में। इतना जितना पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है सोशोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कहीं ना कहीं जैसे कि सोशल एक्सपेक्ट, जैसे तुम्हारा कस्टम हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजियस हो गया, भगवान के प्रति बिलीव हो गया, ये सारी चीजें हमारी सोशोलॉजिकल में सोसाइटी से रिलेटेड जो चीजें होती है वो यहाँ पे आती हैं। एथिकल वैल्यू हो गई इंडिया के अंदर जो फोकस करती है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म में, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट मैं ले रही हूँ, ठीक है। हिंदू सोसाइटी देखो कैसे वर्क करती है, कैसे काम कर रही है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। रिसोर्स बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरी कहती है कि जैसे हमारे जो रिसोर्सेज है ना वो कहीं ना कहीं यूनिक होने चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं आगे जाने की। अगर जब तक प्रोडक्ट में जान नहीं है तब तक वो आगे नहीं सर्वाइव कर सकता। यूनिक रिसोर्सेज कुड इंक्लूड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और एक नॉलेज होना भी जरूरी है, यानी आपने प्रोडक्ट बना दिया, आपको नॉलेज है नहीं कि उसको मार्केटिंग कैसे करनी है ना, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है, वो सारे पॉइंट्स इसके अंदर कंसीडर होते हैं। ओरिएंटेशन करते रहना टाइम टू टाइम, ये सारे पॉइंट होती हैं। डायनेमिक होती है, चीजें चेंज होती रहती है, अभी मैंने आपको बताया मार्केट चेंज होने में टाइम नहीं लगता तो उनके साथ चलना होता है, ये सारे बेस्ड आते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा की पूरी थ्योरी यहाँ पे अच्छे से कवर अप करवा दी है। तो काफी सारे पॉइंट्स जो हैं वो लगभग इनके जैसे सिमिलर ही हैं, सो मैंने वो स्किप करे हैं, बट जो मेन मेन था वो मैंने आपको सब करवाया है। और उसके बाद सो हमने सारा का सारा यूनिट समझ लिया, बस एक छोटी सी डिफाइन है हमारी, वो हम समझेंगे और एक छोटा सा डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा ये जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले एक टर्म आया है जो कि न्यू है आप लोगों के लिए, वो मुझे समझाना है। हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफी चीजें पढ़ चुके हैं, इंटरप्रेन्योर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, बट एक डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंट्राप्रेन्योरशिप है, ये क्या है इंट्रा, ये क्या है इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है। सो बेसिकली जो इंट्राप्रेन्योरशिप होती है उसके अंदर चीजें क्या होती है वो हमें समझना है और एक डिफरेंस समझ लेना है। बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप हमें पता है, बट इंट्रा क्या होती है, इंट्रा वर्ड यूज हो रहा है। इंट्रा बेसिकली इंटरनल से मतलब है, इंटरनल में अंदरूनी, यानी कंपनी के अंदर ये जो एक ऐसे पर्सन होते हैं जो कंपनी के अंदर काम करते हैं एज अ सैलरीड पर्सन, और कंपनी को कहीं ना कहीं चीजें बताते हैं कि ये वाली चीज जो है, ये वाली चीजें इस तरीके से होनी चाहिए, और एक बिल्कुल सैलरीड पर्सन की तरह एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। इनका कोई रिस्क नहीं होता, बस ये चीजों को कहीं ना कहीं बताते हैं, अपने रिव्यूज वगैरह रखते हैं कि हाँ ये चीज ऐसे होगी ऐसे होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये था हम लोगों का। और एंटरप्रेन्योरशिप रिप्रेजेंट द इनिशिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनोवेटिव सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय सम ऑफ इट्स स्टाफ अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर, मैनेजर के सुपरविजन में, हु टेक द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ आ गया। बस एक डिफरेंस देखेंगे, बेसिकली इन दोनों के फायदे नुकसान देखेंगे, इसमें सब कुछ कवर होता है। जहां डिफरेंस आ जाता है मैं बोलती हूँ बस वही करो, उससे डिफाइन भी तैयार होती है, फायदे नुकसान फंक्शन सब हो जाएंगे। तो देखो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, हमारे फायदे क्या होता है, सबसे पहले तो खुद का बॉस होता है, ठीक है, और इनकम बढ़ती है, ठीक है, खुद के पास चांस इनका ओरिजिनल होता है, एक्साइटमेंट रहती है, एडवेंचर होता है, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, मतलब सैलरी पोटेंशियल जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, खुद की सैलरी है, खुद का सब कुछ है। लेकिन बुराई क्या रहती है, बुराई ये रहती है मनी के प्रेशर्स रहते हैं कि एक बार अगर इनकम 10 लाख हो गई तो उससे ज्यादा नहीं हुई तो टेंशन आ जाती है, पे चेक करना पड़ता है। लेस बेनिफिट होते हैं जब बिजनेस नया होता है, ये बुराई है इसकी। लंबे यानी कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि हमें ये नहीं पता होता एक मालिक को कि वो रात को काम क्यों कर रहा है, क्योंकि मालिक जो होगा वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कब काम कर रहा हूँ उसके। सबसे पहला फायदा देखेंगे, एबिलिटी टू स्टे इन अ फ्रेंडली वेल नोन एज एनवायरमेंट, ठीक है। इनको ये काम करते हैं फ्रेंडली तरीके से, और सैलरीड पर्सन है जैसे मैंने अभी बताया। प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, लोअर रिस्क रहता है, इनका कोई रिस्क थोड़ी ना है, ये तो बस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, चीजें भी बता रहे हैं।
कंपनी के रिसोर्सेज यूज करते हैं ये लोग, इनका खुद का कोई रिसोर्स नहीं है, गुड नेम नॉलेज बढ़ता है, ठीक है, कस्टमर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली ये भी है। बुराई क्या रहती है इसकी, जो रिवॉर्ड है वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनोवेशन में नॉट बी अप्रिशिएटेड, ये भी नहीं है कि जो भी इनोवेशन बताई गई है, जो रिव्यूज थॉट्स बताए गए हैं उस पर अप्रिशिएशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स से सर्टेन लिमिट रहती है। यू आर नॉट योर ओन बॉस, आप खुद के बॉस नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे सैलरीड पर्सन है। सो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ए टू जेड लेसन कंप्लीट करा दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।